Students, I am Dr. Sanjay Jain, Associate Professor Political Science, SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़। पहले के लेक्चर्स में हमने शीत युद्ध के बारे में बात की थी और शीत युद्ध के जो किस तरीके से दोनों महाशक्तियों के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में राइवलरी शुरू हो गई और उसके बाद में किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इसी क्रम में हम देखते हैं, आज हम बात करेंगे शीत युद्ध का शुरुआत कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, विस्तार कैसे हुआ। तो आपको डिटेल में सिलसिलेवार सारी चीज़ें आपको जानने को मिल जाएंगी। 1946 में जब शीत युद्ध का जब प्रारंभ हुआ तो मॉस्को में अमेरिकी राजदूत थे जॉर्ज एफ कैनन। उन्होंने एक टेलीग्राम लिखा मिस्टर एक्स के नाम से और इट वाज वेरी लॉन्ग टेलीग्राम, मतलब वो बहुत लंबा टेलीग्राम था। और उन्होंने जो विदेश विभाग है उसको वो टेलीग्राम लिखा और वो टेलीग्राम बाद में राष्ट्रपति ट्रूमन तक पहुंचा। तो जॉर्ज एफ कैनन ने ये कहा कि अमेरिका की विदेश नीति को अब इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि स्टालिन है वह विस्तारवादी नीति अपना रहे हैं और स्टालिन की विस्तारवादी नीति को शंका की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। तो बाद में हम देखते हैं कि इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि जो जॉर्ज एफ कैनन का जो लॉन्ग टेलीग्राम था, बाद में मैं आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो टेलीग्राम है बाद में मिस्टर एक्स के नाम से अमेरिका की जो प्रतिष्ठित मैगजीन है उसमें छपा। और ये टेलीग्राम एक तरीके से मैं उसको एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मानता हूँ, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इस सेंस में कि उसके बाद में अमेरिका की पूरी विदेश नीति सोवियत संघ के साथ में, और क्यों कहें कि शीत युद्ध के बाद में अमेरिका की विदेश नीति का वो आधार बना। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट की डेथ के बाद में जब ट्रूमन राष्ट्रपति बने तो लोगों को बड़ा शक था, क्योंकि वो फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट 4 बार प्रेसिडेंट रह चुके थे और उनका आभामंडल इस तरीके का था कि लोग ये सोचते थे कि शायद ट्रूमन कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन बिल्कुल ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ट्रूमन जब अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, 2 टर्म्स उनको मिले, तो उन्होंने एक तरीके से जो शीत युद्ध के दौरान जो अमेरिका की विदेश नीति का निर्माण था या उसका जो बेस था वो इनफैक्ट ट्रूमन ने ही तैयार किया। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि चर्चिल ने जो फुलटन भाषण में कहा, बहुत फेमस भाषण है, पहले भी हम जिक्र कर चुके कि 5 मार्च 1946 को चर्चिल ने ये कहा कि पूर्वी यूरोप के ऊपर एक आयरन कर्टेन आ गया है और अब इसको देखना चाहिए कि अमेरिका को, चूँकि अमेरिका बहुत पावरफुल है और दूसरे देश अपनी शक्तियाँ खो चुके हैं, तो अब ये इट इज़ ड्यूटी ऑफ द USA, इट इज़ ड्यूटी ऑफ द अमेरिका कि ये अमेरिका का कर्तव्य है कि वो किसी तरीके से सोवियत संघ को रोकने का प्रयास करे। और चर्चिल के विचारों ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमन के दृष्टिकोण में भी पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया। 12 जून 1947 को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमन ने यह घोषणा की कि अमेरिका स्वतंत्र राष्ट्रों की रक्षा करेगा और स्वतंत्र संस्थाओं को साम्यवादी दमन से बचाएगा। इसको हम ट्रूमन डॉक्ट्रिन कहते हैं या ट्रूमन सिद्धांत कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बाद में ये अमेरिका की विदेश नीति का महत्वपूर्ण आधार बना। जून 1947 में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्शल की यह योजना कांग्रेस ने स्वीकार कर ली कि यूनान, तुर्की और अन्य यूरोपीय देशों के आर्थिक उत्थान के लिए उन्हें भारी आर्थिक सहायता दी जाए। तो इसके अगेंस्ट में हम देखते हैं कि अमेरिका का जो मार्शल प्लान है उसके अगेंस्ट में सोवियत संघ ने मोल्टोव प्लान लाया था। और मोल्टोव प्लान भी इसी तरीके से का था कि जो देशों की आर्थिक प्रगति नहीं हो पा रही है या जिनको रिकन्स्ट्रक्शन के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है, उनको उसके लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। लेकिन उस आर्थिक सहायता की एक शर्त थी दोनों ही देशों की तरफ से कि आपको हमारे तरफ आपको रहना पड़ेगा, चाहे वो USSR हो चाहे USA हो। अगर USA से पैसा ले रहे हैं तो इसका मतलब ये था कि उनको उसी पोल में रहना पड़ता। अब अमेरिकी कांग्रेस ने इसके लिए $34 अरब मंजूर किए और उसके बाद में अमेरिकी प्रशासन ने अपना ये कार्यक्रम घोषित किया कि बढ़ते हुए साम्यवाद को रोकना उसकी विदेश नीति का सबसे प्रमुख लक्ष्य है। तो ट्रूमन के कार्यकाल में जो विदेश नीति के जो सबसे प्रमुख लक्ष्य था वो यही था कि किसी तरीके से साम्यवाद को रोकना। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका ने सैनिक गुटों की स्थापना की। अगस्त 1947 में रियो की संधि की गई, जिसके अंतर्गत दक्षिण अमेरिका के 19 राज्य अमेरिकी गुट में शामिल हो गए। और उसके पश्चात 1949 में नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना की गई, जिसमें पश्चिमी यूरोप के
11 राज्य शामिल हुए और बाद में 3 और राज्य उसमें शामिल हो गए। इसके पश्चात 1951 में अंजूस जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए बना, जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड अमेरिकी गुट में छा गए। और इसके पश्चात अमेरिका ने एशिया की ओर अपना हाथ बढ़ाया। 1954 में सीटो बना, SEATO बना, जिसमें पाकिस्तान, थाईलैंड और फिलीपींस अमेरिकी गुट में आ गए और एक तरीके से वो सैनिक गुट बन गया। इसके पश्चात 1955 में बगदाद की संधि हुई, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, इराक व तुर्की को अमेरिकी सैनिक गुट में मिलाया गया, किंतु 1958 में इसका नाम बदलकर सेंटो कर दिया गया। जब उससे सेंटो कब किया गया, जब इराक ने संधि छोड़ दी। तो कहने का मतलब यह है कि अमेरिका ने कोई ऐसा अवसर जो उसके पास आया था उसको गंवाया नहीं, और आर्थिक सहायता के नाम पे और अन्य किसी चीज़ों के नाम पर उसने अपने सैनिक गुट बनाए। और हम देखते हैं कि 1947 से लगा के 1947 से लगा के आप देखेंगे कि 1958 तक अमेरिका बहुत सारे संगठनों का एक तरीके से वो मेंबर नहीं, एक तरीके से वो पैट्रन था, या एक तरीके से उसका मार्गदर्शक वो बन गया। और इसी के अतिरिक्त अमेरिका ने जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, दक्षिण वियतनाम, इजराइल तथा सऊदी अरब के देशों के साथ में द्विपक्षीय संधियाँ करके उन्हें अपने गुट में मिला दिया। यदि अच्छा ऐसा था कि भाई यूएसए काम कर रहा था, अगर यूएसए अपनी विदेश नीति को अगर प्रोपोगेट कर रहा था या अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को आगे बढ़ा रहा था, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं विदेश नीति के उसको आगे बढ़ा रहा था, तो यूएसएसआर भी चुप नहीं बैठा था। मतलब उसमें इसने ये किया कि उसने आर्थिक सहायता दी और सैनिक गुट बनाए। तो सोवियत संघ ने भी यही किया। सोवियत संघ ने भी इसी तरीके से इन्हीं तरीक़ों को अपनाया। और उसने सबसे पहला स्टालिन ने ये किया कि उसमें पूर्वी यूरोप के छोटे छोटे राज्यों लाइक पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी में स्थानीय साम्यवादी नेताओं को समर्थन दिया और वहाँ पे साम्यवादी सरकारें स्थापित की गई। और इन स्थानों को पीपल्स डेमोक्रेसी का नाम दिया गया। साथ ही इन देशों के साथ सोवियत संघ ने परस्पर आर्थिक सहयोग और सामूहिक सहयोग की संधियाँ की, जिससे कि इन राष्ट्रों को अमेरिकन प्रभाव से बचाया जा सके। तो कहने का मतलब है कि जो कार्य अमेरिका ने किया, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी कि उसमें ज़रूरी नहीं था कि यूएसए सभी जगहों पर लोकतंत्र को ढंग से स्थापित कर पाया था, या लोकतंत्र को स्थापित करने में उसकी कोई रुचि थी। उसकी रुचि नहीं थी लोकतंत्र को स्थापित करने में। लोकतंत्र को स्थापित करने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वो किसी भी प्रकार से देशों को अपनी ओर मिला रहा था। लेकिन सोवियत संघ ने क्या किया? सोवियत संघ ने ये किया कि विचारधारात्मक आधार पर उनको सपोर्ट किया। जो उसके साम्यवादी नेता थे उनको विचारधारात्मक आधार पर सपोर्ट किया, और विचारधारात्मक आधार पर सपोर्ट करने के बाद में उनको अपना वहाँ पर साम्यवादी सरकारों की स्थापना की। इसी प्रकार में जब चीन में माओ के नेतृत्व में जब साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई और चांग काई शेक की सरकार को अपदस्थ कर दिया गया, तो उसके पश्चात सोवियत संघ ने उसे तुरंत मान्यता प्रदान की, जबकि दूसरे देशों ने उसको मान्यता प्रदान नहीं की। 1950 में दोनों देशों के बीच में मित्रता और परस्पर सहयोग की संधि की गई। इसके पश्चात सोवियत संघ ने उत्तरी कोरिया के ही साथ में भी ऐसी ही संधि की। यदि अमेरिका ने मार्शल प्लान ग्रीस व टर्की की सहायता हेतु बनाया, तो सोवियत संघ ने भी मोल्टोव प्लान बनाया, जिसको मैंने पहले भी कहा, और इसका उद्देश्य दूसरे महायुद्ध में क्षतिग्रस्त राज्यों को आर्थिक पुनरुत्थान के लिए सहायता देना था। इसी के फलस्वरूप हम देखते हैं कि कॉमेकॉन बनी, जिसको हम परस्पर आर्थिक सहायता परिषद कहते हैं। जबकि 1943 में स्टालिन ने उसके पहले कॉमिनफॉर्म को भंग कर दिया था, लेकिन कॉमेकॉन के नाम से, तो कॉमिनफॉर्म को अब नए रूप में लाया गया। कॉमिनफॉर्म को कॉमेकॉन के नाम से उसको 1947 में उसे पुनः स्थापित किया गया। उसका उद्देश्य ये था कि अन्य देशों में साम्यवाद का प्रचार और प्रसार करना। लेकिन इस संबंध में सबसे बड़ी घटना 14 मई 1955 में बना वार्सो पैक्ट है, जिसमें पूर्वी यूरोप के 7 देश पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया तथा अल्बानिया सोवियत संघ के नेतृत्व में आ गए। ये सोवियत संघ के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके अतिरिक्त सोवियत संघ ने क्यूबा और उत्तरी वियतनाम के साथ में सैनिक संधियाँ की, जिससे इन देशों ने दोनों महाशक्तियों के शिविर का सदस्य बनना स्वीकार नहीं किया। जिन देशों ने इन दोनों महाशक्तियों के शिविर का सदस्य बनना स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने अपने विदेश नीति का नया मार्ग चुना, स्वतंत्र मार्ग चुना, और वह
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से उसको जाना गया, और भारत और अन्य देश वो उसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, और भारत उसका सबसे बड़ा अगुवा था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों का। और इसके साथ ही दोनों महाशक्तियों के सैनिक गुट कमज़ोर भी हुए धीरे धीरे। जनवरी 1953 में अमेरिका का प्रशासन बदल गया और ट्रूमन की जगह आइजनहोवर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो और सोवियत संघ में भी 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो गई, और उसके बाद में निकिता क्रुश्चोव का नेतृत्व आया। और निकिता क्रुश्चोव के नेतृत्व से ये हुआ कि उन्होंने पूरी तरह से भी स्टालिनीकरण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। डी-स्टालिनाइजेशन जिसको बोलते हैं, उसको अपने जो सरकार चलाने की पद्धति है उसमें स्टालिन की नीतियों को पूरी तरह से हटा दिया तथा स्टालिनवाद की खुलकर निंदा की गई, उसको कंडेम किया गया। और इससे ये हुआ यूँ कि जो स्टालिन की बहुत रिजिड नीति थी उसमें कुछ चेंज होने की गुंजाइश बनी। और जुलाई 1954 में जेनेवा सम्मेलन हुआ, जिसमें हिंद चीन की समस्याओं का समाधान हुआ। 1955 का जेनेवा सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सोवियत प्राइम मिनिस्टर बुल्गेनिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहोवर और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एंथनी ईडन से सीधी बात की, और जर्मनी के प्रश्न पर वाद विवाद हुआ। इसी सम्मेलन में ऑस्ट्रिया की निष्पक्षता की संधि भी हुई। इसके पश्चात 19 सितंबर 1959 में कैंप डेविड में अमेरिका के कैंप डेविड में एक बैठक हुई, जिसमें क्रुश्चेव और आइजनहोवर के बीच में बातचीत हुई तथा इस अवसर पर क्रुश्चेव ने ये वहाँ पर ये डिस्क्लोजर दिया या ये चीज़ डिस्क्लोज़ की कि चीन के साथ में उनके संबंध पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं, और इसलिए सोवियत संघ शीघ्र ही चीन को आर्थिक सहायता देना बंद कर देगा तथा वहाँ से अपने तकनीकी विशेषज्ञों को वापस बुला लेगा। इस अवसर पर हम देखते हैं कि उस शीत युद्ध के सूत्रपात का पर्दाफाश हुआ, जो कुछ वर्षों से दो साम्यवादी देशों के बीच में पनप रहा था। इसको हम कई बार इसको लाल शीत युद्ध का भी नाम दे देते हैं या रेड कोल्ड वॉर का भी नाम दे देते हैं। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी प्रत्यक्ष टकराव की स्थिति को टालना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब वो किसी भी तरीके से हम देखते हैं कि आप अगर पढ़ेंगे तो उसको आप देखिए कि कभी भी जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आई, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जब लगता था कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो दूसरा देश तुरंत ही पीछे हट जाता है। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी प्रत्यक्ष टकराव की स्थिति को टाल रहे थे, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमको स्वेज क्राइसिस में दिखता 1956 में, जब सोवियत प्रधानमंत्री बुल्गेनिन के धमकी भरे पत्र को पढ़कर ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पर किया हुआ आक्रमण रोक दिया। आइजनहोवर ने नाटो के इस प्रस्ताव को नहीं माना कि नाटो के इस प्रावधान को नहीं माना कि आक्रमण की स्थिति में अमेरिका अपने साथियों की रक्षा करेगा। 1962 में भी क्यूबा क्राइसिस के समय में अमेरिका की नैतिक और सामरिक जीत हुई। 1959 में फिडेल कास्ट्रो ने क्यूबा में साम्यवादी सरकार की स्थापना की। अमेरिका के लिए ये अत्यंत दुख का विषय था, इसलिए अमेरिका ने क्यूबा से भागे हुए शरणार्थियों को पूरी तरह सहायता दी, जिन्होंने अप्रैल 1961 में बे ऑफ पिग्स में घुसकर क्यूबा पर कब्जा जमाना चाहा। अमेरिका का ये प्रयास विफल हुआ और उसे अपमान सहना पड़ा। लेकिन अगले ही वर्ष 1962 में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो जॉन एफ कैनेडी थे, बड़े यंग डायनामिक राष्ट्रपति थे, उन्होंने वापस अमेरिका की प्रतिष्ठा को स्थापित किया जब उन्होंने क्यूबा की समुद्रिक नाकेबंदी के आदेश दिए। और इसका परिणाम ये निकला कि हमारे जो सोवियत संघ के जो शस्त्रों से भरे हुए जहाज़ थे वो पूरी वापस लौट गए, जो क्यूबा की घेराबंदी कर रहे थे वो वापस लौट गए। इससे सोवियत संघ का अपमान हुआ और माओ ने मजाक करते हुए ये कहा कि क्रुश्चेव अमेरिकी साम्राज्यवाद से मिला हुआ है और वह कागज़ के शेर से डर गया। लेकिन क्यूबा की घटना के बाद में हम देखते हैं कि एक मतलब आप दोनों बातों को देखिए। एक जगह यूएसए आगे नहीं आया है और एक जगह सोवियत संघ मतलब पीछे हट गया। तो जैसे पहले मैंने भी कहा कि ये दोनों एक दूसरे के प्रति जो टकराव है, डायरेक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट है, प्रत्यक्ष टकराव है, उसको पूरी तरह से करना नहीं चाहते थे। लेकिन क्यूबा क्राइसिस के बाद में हम लोग देखते हैं कि कुछ इसके परिणाम कुछ उजागर हुए। वो ये थे, दोनों महाशक्तियाँ पहली बात तो ये थी कि महायुद्ध की स्थिति लाना नहीं चाहती थी, तीसरा महायुद्ध की स्थिति को लाना नहीं चाहती थी। दोनों देशों में 1963 में हॉटलाइन समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत ये तय किया गया कि दोनों देश अपनी दूरसंचार व्यवस्था को बनाए रखेंगे, जिससे वो डायरेक्ट बात कर सकें और परमाणु युद्ध की
इस स्थिति को रोका जा सके। तीसरी बात ये थी कि दोनों महाशक्तियों ने ये तय किया कि क्यूबा से मिसाइलें हटा दी जाएँ जिनके मुँह अमेरिका की ओर हैं, और तुर्की से वे मिसाइलें हटा दी जाएँ जिनके मुँह सोवियत संघ की ओर हैं। इसी समय चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, तो तब भारत को दोनों महाशक्तियों ने पर्याप्त सैनिक सहायता दी, इसलिए माओ को ये कहने का अवसर मिल गया कि सोवियत संघ चीन का शत्रु है। 1963 में कनाडा की हत्या हो गई और 1964 में क्रुश्चेव का पतन हो गया। सोवियत संघ ने पश्चिमी एशिया में अपने पांव जमा लिए और उसके बाद 1956 में सोवियत संकट के समय सोवियत संघ ने मिस्र को अपने प्रभाव में ले लिया था। जून 1967 में अरब इजराइल युद्ध हो गया और इस युद्ध में अमेरिका की सहायता प्राप्त कर इजराइल ने 7 अरब देशों को परास्त किया। मिस्र का सिनाई जो एरिया है, प्रायद्वीप है, वो छीन लिया गया। फिलिस्तीन की गाजा पट्टी छीन ली गई और कुछ पश्चिमी तट का भाग छीन लिया गया जो कि जॉर्डन के नियंत्रण में था। सीरिया का गोलन पहाड़ियों का हिस्सा छीन लिया गया। इस की लड़ाई में ये परिणाम निकला कि सोवियत संघ ने अरब मुस्लिम देशों के प्रति अपना समर्थन बंद कर दिया था और जबकि अमेरिका मतलब जब समर्थन बंद कर दिया तो अमेरिकी प्रभाव इस क्षेत्र पर बढ़ने लगा। अरब देश भी ये समझने लगे कि अमेरिका का समर्थन कम है तो पूर्ण नहीं है। यही कारण है कि अरब देशों ने अमेरिका की ओर झुकना शुरू कर दिया और फिर 1978 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बाइडेन के बीच में कैंप डेविड में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसमें मिस्र व इजराइल के बीच में कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए। अगले वर्ष दोनों देशों ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किए और इजराइल ने मिस्र को सिनाई प्रदेश का इलाका वापस कर दिया। उसी समय वियतनाम का युद्ध भी विकराल रूप धारण कर चुका था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन ये कह चुके थे कि अमेरिका की प्रतिष्ठा का सवाल है, इसलिए अमेरिका वियतनाम से नहीं हटेगा। लेकिन उत्तरी वियतनाम को सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था। दक्षिणी वियतनाम में उसकी अमेरिकी सेनाएं उत्तरी वियतनाम को नहीं हरा सकी, इसलिए उत्तरी वियतनाम का चीन समर्थन प्रश्न भी काफ़ी प्रबल था। जब 1969 में रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचन हुए, अमेरिका के राष्ट्रपति बने रिचर्ड निक्सन, तो हेनरी किसिंजर को उन्होंने अपना विदेश मंत्री बनाया और उनके परामर्श के आधार पर ही वियतनाम की नीति में बदलाव किया गया और ये कहा गया कि आप जाइए और ये प्रयास कीजिए कि चीन के साथ में अमेरिका के संबंध स्थापित हो जाएं। तो चीन की जो चाबी है उसका द्वार खोला गया और उसके बाद चीन और सोवियत संघ बस और उसके बाद में जो अमेरिका के साथ में चीन ने संबंध स्थापित किए और इसी दिशा में अमेरिका को विशेष सफलता तब मिली जब राष्ट्रपति निक्सन 1971 में चीन गए और उन्होंने चीन के नेताओं से बात की जिसमें माओ सबसे प्रमुख थे और उसके पश्चात चीन और यूएसए के बीच में कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए। चीन को मान्यता प्रदान की गई और संयुक्त राष्ट्र संघ ने ताइवान को हटाकर साम्यवादी चीन को सदस्य बनाया। अब सोवियत संघ के नेताओं को भी अपनी नीति बदलनी पड़ी। उन्होंने चीन से संबंध सुधारने के प्रयास करने पड़े, जिस द्वार को अमेरिका पहले ही खोल चुका था। महाशक्तियों के बीच में संबंध सुधारने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और तनाव में कमी आई, लेकिन विरोध बना रहा। इसको हम देता का नाम देते हैं और आगे हम देता के बारे में जब तनाव शैथिल्य के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 1969 में या 1970 से 1979 के बीच का जो समय है अफ़गानिस्तान में जब सोवियत हस्तक्षेप है वो एक कट ऑफ डेट है कि उस समय तक देता का पीरियड चला। लेकिन ये जो शीत युद्ध की जितनी घटनाएं हमने देखी तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि विश्व पे कि पहले तो ये था कि दोनों देशों ने अपने गुट बनाने का प्रयास किया, बहुत सारे देशों को मिलाने का प्रयास किया, लेकिन बहुत सारे देश आप देखेंगे कि तीसरी धारा भी चली विश्व राजनीति में जिसको हम गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। और उस गुट निरपेक्ष आंदोलन में सबसे पहले इंडोनेशिया, भारत और मिस्र ये सभी देशों ने और बहुत सारे अफ्रीकी देश थे, उन्होंने अपना एक अलग धारा को चुना या वो किसी भी गुट के साथ में रहना स्वीकार नहीं किया। लेकिन शीत युद्ध का जो पहला चरण है 1959 में, शीत युद्ध का जो ऑलमोस्ट जिसको हम कहते हैं कि एक जो 1945 से लगा के और 1969 तक का एक समय है 24-25 ईयर्स का, उसमें हम देखेंगे कि दोनों देशों ने अपनी एक पृष्ठभूमि तैयार कर ली थी और वो दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। लेकिन उनको जब स्टालिन का नेतृत्व बदला और वहाँ पर ट्रूमैन का नेतृत्व बदला तो दोनों के सोच में बहुत परिवर्तन आया
और ख्रुश्चोव भी ये चाहते थे कि अब सोवियत संघ को अपने आर्थिक पुनरुत्थान की तरफ या आर्थिक उन्नति की तरफ ध्यान देना चाहिए। और निश्चित रूप से आइजनहोवर ने भी यही चाहा कि अमेरिका अब अपने घर की तरफ ध्यान दे, लेकिन बाद में कुछ हालात ऐसे बने कि अमेरिका को वियतनाम वॉर में कूदना पड़ा। लेकिन वियतनाम वॉर में कूदने के बाद में अमेरिका तो वहाँ डायरेक्ट लड़ रहा था, लेकिन उसको परोक्ष रूप से वियतनाम के जो एक सेक्शन था उसको या उत्तरी वियतनाम के जो 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 लोग थे उनको सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था। और परोक्ष रूप से हम देखते हैं कि वहाँ चीन का भी समर्थन उनको प्राप्त था। तो दिस वॉज ऑल अबाउट जो माई लेक्चर। और शीत युद्ध की बाकी की जो घटनाएँ देता उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक्स।